तो आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक ऐसे राजवंश की जिसने उत्तर भारत की सियासत पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, अजमेर के चौहान। जी हाँ। इनकी कहानी सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे उत्तर भारत के इतिहास पर दिखता है। बिल्कुल। और इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। पुराने दस्तावेज हैं, कुछ नोट्स हैं और ऑडियो अंश भी हैं। ये हमें बताते हैं कि चौहान कहाँ से आए, कैसे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, कौन उनके सबसे दमदार शासक हुए और आखिरकार उनका पतन कैसे हुआ। और आज हमारा इरादा है इन स्रोतों को निचोड़कर वो सबसे जरूरी बातें और नजरिया सामने लाना जिनसे चौहानों का पूरा सफर समझा जा सके। हाँ। उनकी शुरुआत को लेकर इतने अलग अलग मत क्यों हैं? किन शासकों ने इस वंश को बुलंदी पर पहुंचाया और वो कौन सी बड़ी लड़ाइयां या फैसले थे जिन्होंने उनकी किस्मत तय कर दी। चलिए इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये चौहान थे कौन और कहां से आए? इस पर एक राय नहीं है, बल्कि कई अलग अलग सिद्धांत मिलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सिद्धांत है अग्निवंशी सिद्धांत। हाँ, ये अग्निकुंड वाली कहानी तो काफी मशहूर है ना, जो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में मिलती है। जी हाँ, वही कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उससे 4 राजपूत वंश निकले, चौहान, चालुक्य या सोलंकी, परमार और प्रतिहार। मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मीसण जैसे बाद के लेखकों ने भी इसे माना, लेकिन क्या इतिहासकार इसे सच मानते हैं या ये बस एक कहानी है? देखिए, कहानी तो दिलचस्प है, पर ज्यादातर इतिहासकार इसे शाब्दिक रूप से सच नहीं मानते। अच्छा। ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये कहानियां बाद में इन राजवंशों को एक खास पहचान और वैधता, लेजिटिमेसी देने के लिए घड़ी गई हैं। समझ गया। लेकिन ये अकेला दावा नहीं था। कई दूसरे स्रोत जैसे जयानक का पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य हम्मीर रासो और विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख वो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। सूर्यवंशी? हाँ, सूर्यवंशी। और इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इसी मत के थे। अच्छा, यानी सूर्यवंश से भी जुड़ाव बताया गया। जी। और कहीं कहीं उन्हें चंद्रवंशी भी कहा गया है। हाँ बिल्कुल। हरियाणा के हांसी और सिरोही के अचलेश्वर मंदिर से जो अभिलेख मिले हैं वो उन्हें चंद्रवंशी कहते हैं। तो कई अलग अलग दावे? हाँ, तो आप देख रहे हैं अलग अलग समय पर अलग अलग दावे किए गए, शायद अपनी स्थिति और प्रभाव के हिसाब से। और एक नजरिया उन्हें ब्राह्मण वंश का भी बताता है। ये कहाँ से आया, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये भी एक महत्वपूर्ण दावा है। बिजोलिया अभिलेख जो चौहानों के इतिहास के लिए बेहद अहम है, वो उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण? हाँ, यानी ऋषि वत्स के गोत्र के ब्राह्मण। चंद्रावती सिरोही का अभिलेख, कायम रासो और इतिहासकार दशरथ शर्मा भी उन्हें ब्राह्मण मूल का ही मानते हैं। अच्छा। इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि उस दौर में ब्राह्मण होना एक सामाजिक प्रतिष्ठा की बात थी और शायद चौहान शासक अपनी धार्मिक और सामाजिक हैसियत मजबूत करना चाहते थे। दिलचस्प है। यानी क्षत्रिय गौरव भी सूर्यचंद्र वंश वाला और ब्राह्मण प्रतिष्ठा दोनों से जुड़ने की कोशिश दिखती है। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ विदेशी इतिहासकारों ने तो उन्हें विदेशी ही बता दिया। हाँ। कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक, वी.एस. स्मिथ जैसे यूरोपीय इतिहासकारों का मानना था कि चौहान और कुछ अन्य राजपूत वंश मध्य एशिया से आए शक या सीथियन जैसी जातियों के वंशज हैं। अच्छा। जो भारत में आकर यहीं बस गए और हिंदू समाज का हिस्सा बन गए। हालांकि ज्यादातर भारतीय इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं है। ठीक है। और एक और स्रोत, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, उन्हें इंद्र का वंशज बताता है। जी हाँ। वाकई इतने सारे अलग अलग दावे सिर्फ रोचक ही नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे एक राजवंश अपनी पहचान गढ़ता है ना? बिल्कुल। इन सब में आपने बिजोलिया अभिलेख का जिक्र किया, ये इतना खास क्यों है? बिजोलिया अभिलेख ये 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर चौहान के समय का, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। अच्छा, पृथ्वीराज के पिता के समय का? हाँ, ये भीलवाड़ा के बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर में लगा है और इसे एक जैन श्रावक लोलक नाम के उन्होंने लगवाया था। इसकी रचना गुणभद्र ने की, लिखा केशव ने और पत्थर पर उकेरा गोविंद ने। और इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है?
आपने बताया कि ये चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। हाँ। एक तो वो, इसके अलावा ये बताता है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। अच्छा, सांभर झील का? जी, इसमें विग्रहराज चतुर्थ की दिल्ली विजय का जिक्र है और ये भी कि सोमेश्वर ने मंदिर को रेवणा नाम का गांव दान में दिया था। सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर भी यहीं मिलती है। उस जमाने के शहरों के पुराने नाम भी इसमें मिलते हैं ना, जैसे बिजोलिया का विजयावल्ली, नागौर का अहिछत्रपुर, दिल्ली का ढिल्ली का। बिल्कुल, बिजौलिया का विजयावल्ली, उपरमाल का उत्तमाद्री, नागौर का अहिछत्रपुर, दिल्ली का ढिल्ली का, जालौर का जाबालीपुर, ये सब नाम मिलते हैं। और शासन के ढांचे का भी पता चलता है। हाँ, उससे उस समय के शासन के ढांचे का भी अंदाजा लगता है। देश, फिर पत्तन, पुर, पल्ली और सबसे छोटी इकाई ग्राम। अच्छा। ये अभिलेख उस दौर के समाज, धर्म और शासन की एक झलक देता है। इसीलिए ये चौहान इतिहास के लिए इतना अहम माना जाता है। तो इस अभिलेख और दूसरे स्रोतों से चौहानों की शुरुआती दौर के बारे में क्या पता चलता है? उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उनका मूल क्षेत्र सपादलक्ष माना जाता है, यानी सांभर झील के आसपास का इलाका। सपादलक्ष। हाँ, एक मत ये भी है कि चहुमान यानी चारों दिशाओं में मान रखने वाले होने के कारण ये चौहान कहलाएं, या झील के चारों ओर चहुआन रहने से। अच्छा। इनकी शुरुआती राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। नागौर, ठीक है। और फिर सांभर, अजमेर के अलावा रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा जैसी जगहों पर भी चौहानों की शाखाएं फैली। जी हाँ, कई शाखाएं। इस सब की नींव किसने रखी थी? संस्थापक कौन थे? संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान, लगभग 6ठी सदी के मध्य में, 551 ईस्वी के आसपास, जैसा प्रबंध कोश में जिक्र मिलता है। शुरुआत में चौहान शायद कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अधीन शासक थे, सामंत। अच्छा, पहले सामंत थे, तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हुए? इसमें गुवक प्रथम का नाम अहम है। कहते हैं कि प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी, लेकिन गुवक ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता जतानी शुरू कर दी। इसके बाद चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा या रुद्राणी का जिक्र आता है। हाँ, उनका क्या था? वो पुष्कर में रोज शिव पूजा के लिए 1000 दीपक जलाती थीं और यौगिक क्रियाओं में भी माहिर थीं। ये दिखाता है कि शाही परिवार में धार्मिकता का कितना महत्व था। अच्छा, फिर वक्पति राज्य से शासक हुए, जिन्हें कई युद्धों का विजेता कहा जाता है। जी, 108 युद्धों का विजेता। और उनके बेटे लक्ष्मण राज ने नाडोल, पाली में एक अलग चौहान शाखा शुरू की। तो धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ रही थी। बिल्कुल। विग्रहराज द्वितीय ने तो गुजरात के ताकतवर चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को चुनौती दी और हराया भी। अरे वाह। फिर भड़ौच गुजरात में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। गोविंद तृतीय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गजनी से आने वाले आक्रमणकारियों को मारवाड़ में घुसने से रोका। अच्छा। इसीलिए उन्हें वैरी घट यानी दुश्मनों का नाश करने वाला कहा गया। पृथ्वीराज विजय में इसका जिक्र है। और फिर आता है एक बड़ा नाम, अजय राज, लगभग 1105 से 1133 तक। इन्होंने ही अजमेर शहर बसाया। जी हाँ, 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू पहाड़ी पर एक किला बनवाया, अजय मेरू दुर्ग, और उसी के पास अजमेर शहर की नींव रखी, जो आगे चलकर चौहानों की शक्ति का केंद्र बना। उन्होंने सिर्फ शहर ही नहीं बसाया, बल्कि गजनी के आक्रमणकारियों गर्जन मातंगों को भी हराया। अच्छा, ये गर्जन मातंग गजनी वाले थे? हाँ, संभवतः वही। अजयराज विद्वानों का भी आदर करते थे। जैनों के दिगंबर और श्वेतांबर पंथ के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की और पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश भेंट किया। और उनकी रानी सोमल देवी या सोमलेखा के नाम के सिक्के भी मिलते हैं, चांदी और तांबे के। हाँ, चांदी और तांबे के। ये तो उस जमाने में काफी अनोखी बात लगती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रानियों का भी राजकाज में या कम से कम प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण स्थान था। जी। अपने अंतिम दिनों में अजय राज राजपाट बेटे अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर में तपस्या करने चले गए। अजय राज के बेटे अर्णोराज आनाजी 1133 से 1153, इन्होंने भी अपनी छाप छोड़ी। आना सागर झील उन्हीं की देन है। हाँ, आना सागर झील कहते हैं तुर्कों को हराने के बाद युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए उन्होंने चंद्रा नदी का पानी रोककर 1135 ईस्वी के आसपास ये झील बनवाई। अच्छा। पुष्कर में प्रसिद्ध वराह मंदिर का निर्माण भी उन्होंने करवाया।
हालांकि बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे मतलब नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उनके रिश्ते गुजरात के चालुक्यों से हमेशा तनाव भरे रहे ना, मतलब वो अजय राज के समय से ही चल रहा था। हाँ, ये उस दौर की खासियत थी। पड़ोसियों से लगातार संघर्ष चलता रहता था। अर्णोराज ने पहले गुजरात के जयसिंह सिद्धराज को हराया और उनकी बेटी कांचन देवी से शादी की। अच्छा, पहले हराया फिर शादी की? हाँ, लेकिन बाद में वो जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल से हार गए। ओहो। और फिर उन्हें अपनी बेटी जल्लण देवी की शादी कुमारपाल से करनी पड़ी। ये हार जीत और रिश्तेदारियां चलती रहती थी। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। जैन धर्म की एक शाखा खतरगच संप्रदाय को जमीन दान दी थी और उनके दरबार में देवबोध और धर्म घोष सूरी जैसे विद्वान थे। लेकिन उनका अंत बहुत दुखद हुआ, कहते हैं उनके बेटे ने ही। हाँ, उनके ही बेटे जगदेव ने उनकी हत्या कर दी। अपनी पिता की हत्या? जी, जगदेव को चौहानों का पहला पितृहंता यानी पिता का हत्यारा कहा जाता है। ये घटना चौहान राज परिवार के अंदरूनी संघर्षों की ओर इशारा करती है। पिता की ऐसी दुखद मौत के बाद राज परिवार में उथल-पुथल तो मची होगी, काफी मुश्किल दौर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। इस मुश्किल दौर से चौहान साम्राज्य को किसने उभारा? जगदेव को हटाकर अर्णोराज के दूसरे बेटे विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठे 1153 से 1163 तक। विग्रहराज चतुर्थ, इन्हें बीसल एव के नाम से भी जाना जाता है ना? हाँ, बीसल देव। और इतिहासकार दशरथ शर्मा इनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। स्वर्ण काल क्यों? ऐसी क्या खास बात थी इनके दौर में? देखिए, विग्रहराज चतुर्थ एक जबरदस्त योद्धा थे। उन्होंने गुजरात के कुमारपाल को हराया, मतलब अपने पिता की हार का बदला लिया। अच्छा। दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया और उन्हें अपना सामंत बना लिया, यानी अपने अधीन कर लिया। दिल्ली के तोमरों को? हाँ, यहाँ तक कि पश्चिम में गजनी के शासक खुसरो शाह को भी हराया। उनका साम्राज्य काफी फैल गया। और वो सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, निर्माता और विद्वान भी थे। ये बात सही है? बिल्कुल। उन्होंने टोंक के पास बीसलपुर कस्बा बसाया। बीसलपुर? हाँ, वहां तालाब और शिव मंदिर बनवाया, जहां आज बीसलपुर बांध है। और अजमेर में उन्होंने सरस्वती कंठाभरण नाम की एक शानदार संस्कृत पाठशाला बनवाई। वही पाठशाला जिसे बाद में तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दी गई। हाँ, वही। कहते हैं पास में किसी पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसलिए शायद ये नाम पड़ा। विग्रहराज खुद भी बड़े विद्वान थे। उन्होंने हरकेली नाम का एक नाटक लिखा। नाटक? राजा ने? हाँ, संस्कृत में। ये महान कवि भारवी के किरातार्जुनियम पर आधारित है। इसमें शिल और अर्जुन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। कमाल है, राजा खुद नाटक लिख रहा है और उनके दरबारी विद्वान भी थे। हाँ, सोमदेव नाम के विद्वान थे। उन्होंने ललित विग्रहराज नाम का ग्रंथ लिखा। ललित विग्रहराज? जी, इसमें विग्रहराज की खुसरो शाह पर जीत और उनकी रानी देसल देवी के साथ प्रेम कहानी का जिक्र है। अच्छा। कहते हैं हरेकेली और ललित विग्रहराज दोनों की कुछ पंक्तियां उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर भी खोदी गई थी। यानी कला, साहित्य, निर्माण, युद्ध, हर क्षेत्र में उनका दबदबा था। जी हाँ। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। उनकी उपाधियां भी थीं, बीसल देव और कवि बांधव। हाँ, कवि बांधव या कवि बंधु, मतलब कवियों का भाई या दोस्त। ये उपाधि पृथ्वीराज विजय में जयानक ने दी है। और किल्हौन जैसे यूरोपीय विद्वान ने तो उनकी तुलना कालिदास और भवभूति से की है। हाँ, वो सचमुच एक असाधारण शासक थे। जैन आचार्य धर्मघोष सूरी के कहने पर उन्होंने एकादशी के दिन पशु हत्या पर भी रोक लगाई थी। अच्छा, ये उनकी धार्मिक उदारता दिखाता है। जी। लेकिन इतने महान राजा के बाद क्या हुआ? क्या उत्तराधिकार आसानी से तय हो गया या फिर वही झगड़े? नहीं, थोड़ी उथल-पुथल हुई। विग्रहराज के बेटे अपरगांगे गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्हें जगदेव, मतलब जिसने अर्णोराज को मारा था, उसके बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने हटा दिया। अच्छा, जगदेव के बेटे पृथ्वीराज द्वितीय ने। इनके बारे में क्या खास है? उनके समय के कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे हांसी हरियाणा का अभिलेख है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने वहां किला बनवाया था। धौड़, भीलवाड़ा का अभिलेख कहता है कि उन्होंने अपनी ताकत से राज हासिल किया था। उनकी रानी सुहाव देवी का भी जिक्र है। अच्छा। उन्होंने मेनाल भीलवाड़ा में एक शिव मंदिर, सुहेश्वर मंदिर भी बनवाया, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। निसंतान मृत्यु हुई। तो फिर गद्दी किसे मिली? तब अर्णोराज के एक और बेटे सोमेश्वर चौहान को गुजरात से बुलाया गया। सोमेश्वर? ये अर्णोराज के
कौन सी रानी से थे? ये अर्णोराज और उनकी चालुक्य रानी कांचन देवी के बेटे थे। अच्छा, कांचन देवी, जिनसे अर्णोराज ने जयसिंह को हरा कर शादी की थी। हाँ, वही। तो सोमेश्वर का बचपन गुजरात में अपने ननिहाल में ही बीता था, मामा कुमारपाल के संरक्षण में। अच्छा, तो गुजरात से आकर उन्होंने राज संभाला। वो कैसे शासक साबित हुए? सोमेश्वर भी एक योग्य शासक थे। उन्होंने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। उनका विवाह चेदी मतलब त्रिपुरी के कलशूरी राजा की बेटी कर्पूरी देवी से हुआ। कर्पूरी देवी, ये नाम तो सुना है। हाँ, बहुत ही योग्य और समझदार महिला थीं। सोमेश्वर ने अजमेर में अपने पिता अर्णोराज और अपनी मूर्तियां लगवाईं और एक वैद्यनाथ मंदिर भी बनवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही सोमेश्वर पिता बने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। और अब हम पहुंचते हैं उस नाम पर जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, 1177 से 1192। हाँ, इनका दौर तो बहुत ही नाटकीय, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल। सिर्फ 11 साल की उम्र में पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उनका राजाभिषेक हुआ। जन्म उनका 1166 ईस्वी का था। सिर्फ 11 साल की उम्र में? हाँ, तो शुरुआती सालों में उनकी माँ कर्पूरी देवी ने ही संरक्षिका के तौर पर राजकाज संभाला। अच्छा, माँ ने संभाला? जी, अपने योग्य मंत्रियों जैसे कैमास और भुवनम मल्ल की मदद से। कम उम्र में ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, सबसे पहले तो अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन का विद्रोह दबाना पड़ा गुड़गांव के पास। फिर दक्षिण पूर्व में भंडानक नाम की एक लड़ाकू जनजाति सिर उठा रही थी, मथुरा, अलवर, भरतपुर वाले इलाके में। 1182 में पृथ्वीराज ने उनका दमन किया। और उसी साल महोबा के चंदेलों से भी युद्ध हुआ, वो आला उदल वाला किस्सा। हाँ, 1182 में ही महोबा पर चढ़ाई की। अच्छा। वजह बताई जाती है कि चंदेल राजा परमर्दी देव ने पृथ्वीराज के कुछ घायल सैनिकों को मरवा दिया था। ओहो। इस युद्ध में पृथ्वीराज जीते, लेकिन चंदेल सेनापति आल्हा और ऊदल अपनी बहादुरी के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। पृथ्वीराज ने महोबा जीतकर उसका शासन पंजुन राय को सौंप दिया। गुजरात के चालुक्यों से भी उनकी अनबन जारी रही, भीम द्वितीय से। हाँ, 1184 में गुजरात के भीम द्वितीय से नागौर में युद्ध हुआ। वजह वही पुरानी थी, सीमाओं का विस्तार, पुरानी दुश्मनी और शायद आबू की परमार राजकुमारी इच्छिणी देवी से विवाह का मामला भी था, जिसमें कहते हैं पृथ्वीराज सफल रहे थे। अच्छा। हालांकि बाद में दोरों में संधि हो गई। जगदेव प्रतिहार ने मध्यस्थता करवाई थी। और कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल से उनकी दुश्मनी तो बहुत मशहूर है, खासकर वो संयोगिता वाले किस्से को लेकर। हाँ, वो किस्सा तो है ही। क्या ये सब सच है? मतलब दुश्मनी तो थी? देखिए, जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी तो थी, इसमें कोई शक नहीं। वजह क्या थी? वजह कई थीं। दिल्ली पर अधिकार का सवाल, जयचंद का महोबा युद्ध में चंदेलों का साथ देना, संयोगिता हरण का किस्सा पृथ्वीराज रासों में बहुत नाटकीय ढंग से बताया गया है। इतिहासकार दशरथ शर्मा जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, पर रासों के बाकी विवरणों की तरह इसे भी पूरी तरह ऐतिहासिक मानना मुश्किल है। ठीक है। पर ये दुश्मनी तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज को भारी पड़ी। उन्हें जयचंद से कोई मदद नहीं मिली। हाँ, अब आते हैं उन दो युद्धों पर जिन्होंने उत्तर भारत का इतिहास बदल दिया। तराइन के युद्ध मोहम्मद घोरी के खिलाफ। जी। पहला युद्ध 1191 में, वो तो पृथ्वीराज जीते थे। हाँ, 1191 में तराइन, जो आज हरियाणा में है, वहां पहली भिड़ंत हुई। वजह थी गोरी का तबर हिंद यानी भटिंडा के किले पर कब्जा कर लेना। इस लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह हराया। दिल्ली के सामंत गोविंदराज तोमर ने गोरी को घायल भी कर दिया था और गोरी को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन फिर अगले ही साल 1992 में सब कुछ बदल गया। दूसरी लड़ाई में ऐसा क्या हुआ? पृथ्वीराज कैसे हार गए? हाँ, ये बड़ा सवाल है। गौरी इस बार पूरी तैयारी और नई रणनीति के साथ आया था। कहते हैं उसने अपनी सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हमला किया। अच्छा। पृथ्वीराज शायद अति आत्मविश्वास में थे या उन्होंने गौरी की वापसी की तैयारी को हल्के में लिया। राजपूत सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन गौरी की सेना ज्यादा संगठित और फुर्तीली साबित हुई, खासकर उनकी घुड़सवार सेना। तुर्की घुड़सवार सेना। हाँ, पृथ्वीराज हार गए। उन्हें सिरसा के पास बंदी बना लिया गया और बाद में मार दिया गया। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर अलग अलग विवरण है। जैसे पृथ्वीराज रासों की कहानी हसन निजामी के ताज उल मासिर से अलग है। इस हार की बड़ी वजह क्या मानी जाती है? पहली लड़ाई जीतने के बाद भी ऐसी हार?
कई वजह गिनाई जाती हैं। एक तो पहली जीत के बाद गौरी को जाने देना शायद एक बड़ी भूल थी। हाँ, ये कहा जाता है। दूसरा, पड़ोसी राजपूत राजाओं जैसे जयचंद से दुश्मनी। इसके कारण पृथ्वीराज को किसी का साथ नहीं मिला। गौरी को तैयारी का पूरा 1 साल मिल गया। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। गौरी ने कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। और शायद युद्ध शैली का भी फर्क था। हाँ, ये भी एक अहम बात है। तुर्कों की युद्ध शैली तेज घोड़े, हल्के हथियार, बेहतर तीरंदाजी। शायद वो राजपूतों की परंपरागत हाथी आधारित सेना और भारी हथियारों पर भारी पड़ी। और इस हार का असर क्या हुआ? ये सिर्फ एक राजा की हार तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अजमेर के चौहानों की हार नहीं थी। ये उत्तर भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे? इसने भारत में तुर्की शासन की स्थापना का रास्ता खोल दिया। राजपूतों की दिल्ली पर राज करने की उम्मीदें एक तरह से टूट गईं। और एक तरह से यहीं से उस लंबे दौर की शुरुआत हुई जिसमें भारत पर बाहरी ताकतों का शासन रहा, जो फिर 1947 तक चला। इसका असर भारत की कला संस्कृति पर भी पड़ा होगा, अच्छा और बुरा दोनों तरह का। हाँ, दोनों तरह का असर हुआ। एक तरफ आगे चलकर एक मिलीजुली हिंद इस्लामी संस्कृति विकसित हुई, आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, संगीत और साहित्य में। हाँ, वो तो दिखता है। सूफी और भक्ति आंदोलनों को भी नई दिशा मिली। लेकिन दूसरी तरफ जो शुरुआती दौर था आक्रमण का, उसमें मंदिरों और मठों को तोड़ा गया। नालंदा जैसे शिक्षा के महान केंद्र नष्ट हुए। हाँ, नालंदा का विनाश। उससे ज्ञान विज्ञान की परंपरा को भारी धक्का लगा। बौद्ध धर्म का भी पतन हुआ। हार के बावजूद पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें राय पिथोरा और दलपुंगल जैसी उपाधियां भी मिली। दलपुंगल मतलब विश्व विजेता या सेनाओं को जीतने वाला। अच्छा। उन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ किला बनवाया, जिसे आज भी कुछ लोग मानते हैं पुराना किला वाले इलाके में था। कला संस्कृति का विभाग भी था उनके यहाँ, जिसके मंत्री पद्मनाभ थे। उनके दरबार में जयनाक, पृथ्वीराज विजय के लेखक, चंद्रबरदाई, रासोवाले, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, आशाधर जैसे कई विद्वान थे। तो मतलब मूल्यांकन क्या है उनका? उन पर अदूरदर्शिता के आरोप भी लगते हैं? हाँ, लगते हैं। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध से पहले तक वो एक बेहद सफल और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने उस समय की युद्ध नैतिकता का ही पालन किया, जैसे पहले युद्ध के बाद गोरी को जाने दिया। हार के बावजूद वो मध्यकालीन भारत के एक प्रतीक बन गए, वीरता और प्रतिरोध के। पृथ्वीराज तृतीय के बाद अजमेर के चौहान वंश का क्या हुआ? क्या वो पूरी तरह खत्म हो गया? अजमेर में उनका सीधा शासन खत्म हो गया। उनके बेटे गोविंद राज ने शुरू में गोरी की अधीनता मान ली और अजमेर में शासन किया। अच्छा, बेटे ने अधीनता मान ली। हाँ, लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने विद्रोह कर दिया और गोविंद राज को हटा दिया। फिर गोविंद राज का क्या हुआ? गोविंद राज रणथंबोर चले गए और वहां चौहान वंश की एक नई शाखा की नींव रखी, जो बाद में काफी शक्तिशाली हुई। हमीरदेव वहीं के थे? हाँ, हमीरदेव का नाम सुना है। और अजमेर में हरिराज का क्या हुआ? हरिराज ने तुर्कों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने सेनापति चतरराज को दिल्ली भी भेजा, पर वो असफल रहा। आखिरकार वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओहो। हरिराज ही अजमेर के चौहान वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। इसके साथ ही अजमेर पर चौहानों का सीधा शासन समाप्त हो गया। तो ये थी कहानी अजमेर के चौहानों की, एक छोटे से राज्य से उठकर उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बनने और फिर एक निर्णायक लड़ाई में हारकर मतलब इतिहास के पन्नों में सिमट जाने की। हाँ। हमने उनकी उत्पत्ति के अलग अलग दावों से लेकर वासुदेव, अजयराज, अर्णोराज, फिर स्वर्णकाल वाले विग्रहराज चतुर्थ और अंत में पृथ्वीराज तृतीय जैसे शासकों के दौर को समझा। हाँ, हमने देखा कि कैसे उन्होंने किले बनवाए, शहर बसाए, आना सागर जैसी झील बनवाई, कला साहित्य को बढ़ावा दिया। लेकिन साथ ही लगातार पड़ोसियों से और बाहरी आक्रमणकारियों से संघर्ष भी किया। और तराइन की दूसरी हार ने न सिर्फ उनके वंश का अंत किया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर बदल दी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, अगर तराइन का नतीजा कुछ और होता, अगर मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान जीत जाते, ये सवाल तो आता है मन में। तो क्या उत्तर भारत का इतिहास अलग होता, या राजपूतों के जो आपसी झगड़े थे और दूसरी चुनौतियां थीं वो उन्हें वैसे भी कमजोर कर देती? ये कहना मुश्किल है। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो नहीं होती। हाँ, वो तो है। लेकिन ऐसे सवाल हमें उस दौर की जटिलताओं को, उसकी परिस्थितियों को बेहतर समझने में जरूर मदद करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं।